इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिसेप्टर। हमने स्टडी करना है कि हमारे पास रिसेप्टर क्या होते हैं और रिसेप्टर किस तरह वर्क करते हैं, पूरी बॉडी में रिसेप्टर कहाँ कहाँ और किस तरह प्रेजेंट होते हैं और उनका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जो हमने लास्ट सेक्शन में भी देखी थी। अगेन स्टडी करते हैं अ मॉलिक्यूल इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द सेल दैट्स बाइंड टू अ स्पेसिफिक सब्सटेंस एंड कॉज अ स्पेसिफिक अफेक्ट इन अ सेल। अब हमारे पास सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस हमारे पास कोई अमाइनो एसिड भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमने डेफिनेशन से हमें पता चला कि रिसेप्टर सेल के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है और सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, सेल की सरफेस पे भी और अंदर भी। स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमोलिक्यूल्स, रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमोलिक्यूल्स। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए कि रिसेप्टर की नेचर क्या है, तो रिसेप्टर्स आर ऑलवेज मैक्रोमोलिक्यूल इन नेचर। वर्क ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर किस तरह काम करता है? रिसीव अ सिग्नल एंड इनिशिएट अ रिस्पॉन्स। अब रिसेप्टर हमारी पूरी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन ये तब तक अपना अफेक्ट शो नहीं करेंगे जब तक ये कोई सिग्नल रिसीव ना कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास रिसेप्टर है और ये ऐसे ही इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसने कोई सिग्नल रिसीव किया एंड देन उसके बाद उसने रिस्पॉन्स शो किया। ये इस रिसेप्टर का वर्क है। अब उसके बाद हमारे पास रिसेप्टर की 4 टाइप्स है, जिसमें से द फर्स्ट वन इज़ द लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। इसको हम स्टडी करते हैं। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं उनको हम 4-5 रिसेप्टर भी कहते हैं, 4-5 पास रिसेप्टर्स भी कहते हैं। दे आर द फास्टेस्ट रिसेप्टर एंड हैव नो इंटरमीडिएट स्टेप। अब ये हमारे पास फास्टेस्ट रिसेप्टर क्यों है? क्योंकि हमारे पास इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है। वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। हम देखते हैं इसकी कैटेगरीज क्या है, इसमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन कंटेन द ड्रग बाइंडिंग साइट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर है, अब ये मेम्ब्रेन है, ये लाइन मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन की आउटसाइड पे एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन पे हमारे पास ड्रग के लिए बाइंडिंग साइट अवेलेबल है। यहाँ पे आके हमारे पास जो ड्रग है वो बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ पोर्स थ्रू विच अ आयन कैन फ्लो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जब यहाँ पे ड्रग आके बाइंड करेगी, बाइंडिंग साइट पे क्या होगा, इसके अंदर रिसेप्टर के अंदर कोई कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। कन्फर्मेशन चेंज आने की वजह से यहाँ पे चेंजेस की वजह से पोर्स ओपन होंगे, पोर्स ओपन होंगे तो आयंस का इन्फ्लक्स होगा। क्लोज्ड एंटी रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड बाय द एगनिस्ट। हमारे पास रिसेप्टर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि इनएक्टिव रहेंगे तब तक जब तक कोई भी ड्रग उसके साथ आके बाइंड नहीं करेगी। ड्रग को हम क्या कहते हैं? जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, एक्टिव करती है, एगनिस्ट कहते हैं। ओपन चैनल इन फ्यू मिली सेकेंड्स, यहाँ पे चैनल्स ओपन हुए थे जिसकी वजह से आयंस का इन्फ्लक्स हुआ था। वो चैनल कितनी देर में ओपन होंगे? ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स। अब हमारे पास ये सारा आपने देख लिया। प्रोसेस क्या था? ड्रग बाइंडिंग साइट एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन पे है, ड्रग आएगी, बाइंड करेगी, बाइंड करने के बाद कन्फर्मेशनल चेंज होंगी, कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो ओपनिंग ऑफ पोर्स होंगे, पोर्स ओपन होंगे, आयंस का इन्फ्लक्स होगा, इन्फ्लक्स होने की वजह से अफेक्टेड साइड जो इंट्रासेलुलर साइड पे बाइंड है वहाँ पे रिस्पॉन्स शो होगा। आयंस की ओपनिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है? या तो हमारे पास मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, या तो पॉजिटिव आयन अंदर को मूव करेंगे, या हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन होगी, क्योंकि या तो नेगेटिव आयन का इन्फ्लक्स होगा। हमारे पास दो ही तरह के आयंस हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव का इन्फ्लक्स होगा तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, अगर नेगेटिव का होगा तो हाइपर पोलराइज होगी। यहाँ पे हम अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जिसमें हमारे पास है कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ये हमारे पास नर्वस सिस्टम में फॉर्म होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वेयर वी नीड फास्ट ट्रांसमिशन, जैसे कि हमने पढ़ा था, ये रिसेप्टर विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स अपना वर्क शो करते हैं, बहुत क्विक ट्रांसमिशन देते हैं, बहुत क्विक हमारे पास इसका काम होता है। और नर्वस सिस्टम में तो हमें सब कुछ बहुत क्विक क्विक चाहिए होता है, दैट्स वाई यहाँ पे ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। दीज रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड बाय न्यूरो ट्रांसमीटर्स कॉल्ड एसिटाइलकोलिन। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अगर रिसेप्टर है, रिसेप्टर की टाइप है कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर, ये रिसेप्टर हमेशा एक ही एगनिस्ट से एक्टिवेट होंगे, विच इज़ द एसिटाइलकोलिन। जब हमारे पास ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, इन पे एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करेगा तो ही ये रिसेप्टर अपना वर्क शो करेंगे। अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर हमारे पास कौन सा है? कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर, और ये एसिटाइलकोलिन है। एसिटाइलकोलिन आके इस पर बाइंड करेगा, इस पर बाइंड करेगा तो क्या होगा? सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, जो हमारे पास आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से क्या होगा? डीपोलराइजेशन।
सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जब ये पॉजिटिवली चार्ज में ब्रेन के अंदर आएगा तो हमारे पास पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। ये सारा मैकेनिज्म इस तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल विच इज़ द निकोटीन। अगर हमारे पास कोई ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर पे हमारे पास निकोटीन आके बाइंड की। एज वी नो कि जो निकोटीन है, ये सिगरेट में निकोटीन हमारे पास प्रेजेंट होती है। एक मतलब इससे आपको एक नशे वाला इफेक्ट आता है, हिप्नोटिक और सिडेटिव इफेक्ट शो करती है। अब ये हमारे पास रिसेप्टर है, हमने निकोटीन जो ली थी वो इस रिसेप्टर पे आके बाइंड कर गई। इस रिसेप्टर पे बाइंड करने की वजह से क्या होगा, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा। इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगी। और डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, हमारे पास अल्टीमेटली डोपामीन रिलीज़ होगा। डीपोलराइजेशन होगी तो क्या रिलीज़ होगा, डोपामीन। और डोपामीन हमारे पास क्या कॉज करते हैं, डोपामीन एक हार्मोन है जो हमें प्लेयर की फीलिंग दिलवाता है, एडिक्टिव इन नेचर होता है। ये हमारे ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा एक पार्ट है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम निकोटीन का दोबारा एक रिव्यू ले लेते हैं कॉन्सेप्ट का, कि क्या हमने निकोटीन ली थी। फॉर एग्जांपल किसी ने सिगरेट के थ्रू निकोटीन ली, निकोटीन उसकी बॉडी में गई, वो इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड की। रिसेप्टर पे बाइंड करने की वजह से सोडियम चैनल्स ओपन हुए, सोडियम चैनल्स का इन्फ्लक्स हुआ। इन्फ्लक्स हुआ तो मैं ब्रेन में पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हुई, पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हुई तो डीपोलराइजेशन हुई, डीपोलराइजेशन हुई तो डोपामिन रिलीज़ हुआ, डोपामिन रिलीज़ हुआ तो उस पर्सन को प्लेयर का इफेक्ट आया, उसको प्लेयर का इफेक्ट आया और एडिक्टिव इफेक्ट आया। एंड देन वो अगेन दोबारा दोबारा निकोटिन लेता रहेगा और ये सारा प्रोसेस होता रहेगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो सिगरेट्स और इस तरह की चीज़ें हैं वो एडिक्टिव इन नेचर है। एडिक्टिव इन नेचर क्यों है, क्योंकि वो डोपामिन रिलीज़ करती है, विच इज़ अ प्लेयर हार्मोन। उसे जो लोग इसे यूज़ करते हैं वो दैट्स वाई इसके बहुत आदी हो जाते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, ये भी हम डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर गाबा है ये इनहिबिटरी इन नेचर है। इसको हम देखते हैं, ये इनहिबिटरी इन नेचर है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिसेप्टर है और ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। वो इस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड किया। बाइंड करने की वजह से क्या होगा, आयन चैनल्स ओपन हुए। आयन चैनल्स ओपन हुए तो क्या होगा, क्लोराइड का इन्फ्लक्स होगा। क्लोराइड अंदर की तरफ मूव करेंगे और पोटेशियम आयंस का एफ्लक्स होगा, बाहर की तरफ मूव करेंगे। क्लोराइड अंदर की तरफ मूव किए तो मेम्ब्रेन में नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो गई, और जब पोटेशियम बाहर की तरफ मूव किए तो बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो गई। अब जब मेम्ब्रेन में नेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो अल्टीमेटली मेम्ब्रेन क्या हो गई, हाइपर पोलराइज। हाइपर पोलराइज होने की वजह से क्या हुआ, जो ब्रेन के फंक्शंस थे वो सारे डिप्रेस हो गए। ब्रेन के सारे फंक्शन डिप्रेस हो गए। डिप्रेस होने की वजह से क्या हुआ कि ये हमारे पास सिडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट शो करेगा। अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा स्टडी करते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर गाबा था ये हमारे पास बेसिकली काम क्या करता है, ये एंजाइटी और मसल रिलैक्सेशन का काम करता है। एंजाइटी को कम करता है। एंजाइटी को कैसे कम करेगा, मसल्स को कैसे रिलैक्स करेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर था गाबा। ये हमारे रिसेप्टर पे बाइंड किया, क्लोराइड चैनल्स ओपन हुए, क्लोराइड चैनल्स का इन्फ्लक्स हुआ। क्लोराइड चैनल्स ओपन हुए थे तो उनका इन्फ्लक्स हुआ। पोटेशियम चैनल्स बाहर की तरफ मूव किए। जब अंदर नेगेटिविटी इंक्रीज हुई तो ब्रेन हमारे पास हाइपर पोलराइज होगी। जब हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन हो गई तो ब्रेन के फंक्शन डिप्रेस हो गए। डिप्रेस हुए तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रेन हमारा सुन्न हो जाएगा, नम हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइटी फील नहीं होगी, नींद आ जाएगी और हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। और अब जो ड्रग इस मैकेनिज्म पे वर्क करती है वो कौन सी है, बेंजोडायज़ेपिन की टाइप है हमारे पास, डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम। डायज़ेपाम तो बहुत ज़्यादा कॉमनली भी दी जाती है, डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम उन पेशेंट्स को जो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, जिनको डिप्रेशन रहता है, जिनको नींद नहीं आती टेंशन की वजह से, उन पेशेंट्स को ये दी जाती है। अब इसका इफेक्ट भी सेम होगा। जब हमने ये मेडिसिन लिया है तो ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को इन्हांस करेगी। ये सारा मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा ब्रेन का फंक्शन डिप्रेस हो जाएंगे और हमें नींद आ जाएगी, सेडेटिव इफेक्ट शो करेगी। वो इंसान सो जाएगा थोड़ी देर के लिए
और उसको नींद आ जाएगी तो फिर उसको एंजाइटी, डिप्रेशन इस तरह का कुछ फील ही नहीं होगा। और लोरेज़ेपाम भी इसी मैकेनिज़्म पे काम करती है। वो पर्सन जिनको सीजर्स पड़े हो यानी कि जिनको दौरे पड़े हो किसी भी चीज़ के, अब उन फिट्स को रोकने के लिए भी लोरेज़ेपाम दी जाती है, ताकि अल्टीमेटली ये सारा प्रोसेस हो और ब्रेन एकदम से काम करना आपका बंद कर दे, ब्रेन के फंक्शंस डिप्रेस हो जाए और उस पेशेंट को नींद आ जाए। सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट्स ये ड्रग शो करती हैं और इनका मैकेनिज़्म इस तरह होता है, ये इस तरह काम करती है। अब नेक्स्ट हम अगली टाइप देखते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज़ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये हमारे पास लार्जेस्ट टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं, 7 पास रिसेप्टर भी कहते हैं, और इसमें हमारे पास 7 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, दैट आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। अब ये भी हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है, जो हमने लास्ट वाला पढ़ा था वो भी ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है। ट्रांसमेम्ब्रेन होता ये है कि जो हमारे पास बाइंडिंग साइड है वो मेम्ब्रेन से बाहर होती है, और जो हमारे पास इफेक्टर साइड है जहाँ से रिस्पॉन्स जो होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर होती है। दे आर द ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर क्या है? ये जो रिसेप्टर है ये प्रोटीन से बना होता है, ये खुद भी मतलब बताते खुद भी ये एक प्रोटीन से बना होता है। अब हम देखते हैं। अब मैंने आपको बता दिया व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस टर्म ट्रांसमेम्ब्रेन क्या होता है। वो रिसेप्टर जिनकी जो बाइंडिंग साइड है वो मेम्ब्रेन के बाहर एंड इफेक्टर साइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है। अब हम देखते हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन हमने पढ़ा था कि एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर पर ड्रग आके बाइंड करेगी, बाइंड करने के बाद ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगी, उसके बाद ये किसी सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगी, सेकेंडरी मैसेंजर आगे से फर्दर एक्टिवेशन का प्रोसेस शो करेगा, एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स चलते रहेंगे जिसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म कहते हैं। अब GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये हमारे पास आगे 3 क्लासेस में डिवाइड है, विच आर द GQ, GS एंड GI। ligand is highly depend upon the type of the GPCR। अब ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि अब जो ligand है उस वो जिस भी टाइप से बाइंड करेगा ये बहुत डिपेंड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ligand है और ये बहुत स्पेसिफिक है कि इसे GQ पे ही काम करना है, क्योंकि तीनों के फंक्शन डिफरेंट होंगे। GQ पे काम करना है तो ये GQ पे ही काम करेगा, ये GI पे GS पे काम नहीं कर सकता। ये दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द टाइप ऑफ द रिसेप्टर ऑन विच दे वर्क, विच लाइक व्हेन ligand बाइंड इट स्टिमुलेट और इनहिबिट द सेकेंडरी मैसेंजर। मैंने आपको बताया कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन के मैकेनिज्म पे काम करता है, यानी कि जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद ही किसी सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कराएंगे। सेकेंडरी मैसेंजर को स्टिमुलेट भी करा सकते हैं और इनहिबिट भी करा सकते हैं, दोनों काम करवा सकते हैं। GPCR इज़ ट्राइमेरिक प्रोटीन, ये खुद एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है। इसके 3 सब यूनिट्स हैं विच आर द अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, और अल्फ़ा सब यूनिट पे हमारे पास GTP कनेक्ट होता है। वो आगे सारा हम डायग्राम से समझेंगे, वो आपको सारा क्लियर हो जाएगा जब हम समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने बात करनी है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की टाइप की, जो हमारे पास है GQ है, GS है और GI है। सबसे पहले हम GQ देखते हैं। एंड वन थिंग मोर विच इज़ द कि जो हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो काम करते हैं विद इन अ सेकेंड टू मिनट्स। हमने जो लाइगेंड केटिडाइन चैनल्स पढ़े थे वो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स काम कर रहे थे। ये उसकी कंपैरिजन में थोड़े से लेज़ी है, इनको काम करते हुए सेकेंड्स टू मिनट लग जाते हैं। इस तरह आपने याद रखना है। जो अगला रिसेप्टर होगा वो उससे ज़्यादा लेज़ी होगा, इस तरह आपको याद रखने में ईजी रहेगा। अब हम पढ़ते हैं GQ रिसेप्टर क्या होते हैं। अब ये हमारे पास रिसेप्टर है। अब हम इसको 7 पास रिसेप्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 इसकी हमारे पास ये जो लाइंस है 7, ये 7 बार में ब्रेन को क्रॉस करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिसेप्टर 7 पास रिसेप्टर। अब इसके साथ ये हमारे पास जी प्रोटीन अटैच है। हमने पढ़ा था जी प्रोटीन इस ट्राइमेरिक प्रोटीन, और इसके पास कितने सब यूनिट थे? 3, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अल्फ़ा सब यूनिट के पास हमारे पास क्या था? GDP। इसके साथ GDP कनेक्ट होता है। ओके। अब हमारे पास एक ड्रग आई और ड्रग आके इसके साथ बाइंड कर गई। ड्रग जब इसके साथ आके बाइंड की तो ये एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिवेट हुआ तो GDP चला जाएगा और GDP की जगह GTP आके कनेक्ट कर जाएगा। आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ ड्रग GDP गया और GTP आके बाइंड कर गया। GTP की बाइंडिंग की वजह से क्या होगा? बाइंड होगा, अल्फ़ा सब यूनिट सेपरेट हो जाएगा, ये जाके सेकेंडरी मैसेंजर विच इज़ द फॉस्फोलाइपेज C इसको एक्टिवेट करवा देगा। इसको एक्टिवेट करवाएगा तो क्या होगा? लाइपेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन,
ये अपने ही सब यूनिट्स की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो इसी में से कुछ रेजिड्यू बनेंगे विच इज़ डैग एंड IP3। अब ये है डाई एसाइल ग्लिसरोल और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाई एसाइल ग्लिसरोल। ये कैसे बने? ये इसी के ब्रेकडाउन की वजह से बने। ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है इसने अपने ही कुछ पार्ट की ब्रेकडाउन कराई, ब्रेकडाउन करवाने के बाद ये दोनों बन गए। अब जो डाई एसाइल ग्लिसरोल है ये क्या काम करेगा? ये वो एंजाइम है जो हमारे पास फोस्फो काइनेज ए को एक्टिव करवाएगा। ये हमारे मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। ये इसको एक्टिव करवाएगा, इसकी फॉस्फोराइलेशन करवाने के बाद इसको एक्टिव करवाएगा और क्या होगा, हमारे पास ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे। जब हमारे पास ये चैनल्स ओपन होंगे फिर क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, मेम्ब्रेन जो होगी वो डीपोलराइजेशन हो जाएगी। अब हमने पढ़ना है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट क्या काम करते हैं? ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाके ये सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम के इन्फ्लक्स को इंक्रीज़ करा देंगे। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाएगा तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी और कंट्रैक्शन हो जाएगी। अगेन इस मैकेनिज्म को एक दफ़ा समझ लेते हैं। ये हमारे पास रिसेप्टर था, रिसेप्टर के अल्फा सब यूनिट के साथ हमारे पास GTP अटैच था। जब हमारे पास ड्रग आके बाइंड करने के बाद जो GDP था वो चला गया और GTP आके कनेक्ट कर गया। GTP कनेक्ट हुआ तो इसने फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करवा दिया। इसकी एक्टिवेशन से लाइपेज एंजाइम ने कुछ रेजिड्यू का ब्रेकडाउन करवाया और हमारे पास डाइसल्फिडोल और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट बन गए। और जो डाइसल्फिडोल था उसने हमारे पास फोस्फोराइलेशन करवाई और PKA को एक्टिव करवाया विच इज़ द फोस्फोकाइनेज A। इसकी एक्टिवेशन से क्या हुआ, जो हमारे पास चैनल्स थे वो ओपन हो गए। चैनल्स ओपन हुए तो सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ तो हमारे पास डीपोलराइजेशन हो गई। जो IP3 था इसने क्या किया, ये हमारे न्यूक्लियस पे चला गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट किया, वहाँ से कैल्शियम के इन्फ्लक्स को इंक्रीज़ कराया। कैल्शियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज़ हुआ तो डीपोलराइजेशन हुई। जब डीपोलराइजेशन होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये सारा इसका मैकेनिज्म था। अब हम इस मैकेनिज्म को समझते हैं विच इज़ द GSG स्टिमुलेटरी। इसमें भी सेम हमारे पास प्रोसेस होगा। ये हमारे पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे हमारे पास अभी कुछ भी अटैच नहीं है तो हमारे पास जो अल्फा सब यूनिट है इसमें हमारे पास GDP कनेक्ट है। जब ड्रग आके बाइंड करेगी ये GT पे चला जाएगा और GTP आके अटैच हो जाएगा। जब GTP अटैच होगा तो ये एडिनाइल साइक्लेज विच इज़ द सेकेंडरी मैसेंजर इसको एक्टिवेट करेगा। ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये फोस्फोकाइनेज C को एक्टिवेट करवा देगा। जो सबसे पहले ये हमारे पास क्या होगा, जो एडिनाइल साइक्लेज है इसका हमारे पास फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ATP से साइक्लिंग AMP बनाना। ATP से साइक्लिक AMP बनाना। जो साइक्लिंग AMP बनेगा उसके बाद साइक्लिंग AMP फोस्फोकाइनेज C को एक्टिवेट करवा देगा। ये इसको एक्टिवेट करवाएगा, उसके बाद हमारे पास ये चैनल्स है ये ओपन हो जाएंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारे पास कब से हो रहा है, डीपोलराइजेशन। दोबारा इसको समझते हैं। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, इसके अल्फा सब यूनिट पे GDP अटैच है। जब हमारे पास ड्रग आके बाइंड करेगी, एगनिस्ट बाइंड करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होगा तो GTP अटैच हो जाएगा, GTP अटैच होगा तो ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे। एडिनाइल साइक्लेज का काम क्या है कि ATP से साइक्लिंग AMP बनाता है। जब साइक्लिंग AMP बनेगा तो ये फोस्फोकाइनेज C को एक्टिवेट करेंगे, देन उसके बाद ये चैनल्स को ओपन करवा देगा। अब ये G स्टिमुलेटरी था और ये G इनहिबिटरी है। तो हमें पता चल रहा है ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जी इनहिबिटरी है तो ये इससे ऑपोजिट ही हो, और बिल्कुल ये इससे ऑपोजिट ही है। अब क्या होगा, जब ड्रग, ये हमारे पास ये भी बिल्कुल वैसे ही है, GDP अटैच है। जब ड्रग बाइंड करेगी तो GTP एक्टिवेट होगा, लेकिन एक्टिवेट करके क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा। इसको इनहिबिट कर देगा तो हमारे पास ना एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ATP से साइक्लिक AMP भी नहीं बनेगा। जब साइक्लिक AMP भी नहीं बनेगा तो फोस्फोकाइनेज C भी नहीं बनेगा। जब फोस्फोकाइनेज C भी नहीं बनेगा तो ये चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारे पास डीपोलराइजेशन नहीं होगी। ये हमारे पास सारे इसके मैकेनिज़्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द ड्रग इसी मैकेनिज़म्स के थ्रू हमारे पास काम करती है विद इन द सेकेंड्स टू मिनट।
अब हम जो एग्जांपल देखते हैं, इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ये क्या करते हैं, ये भी फॉलो करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे वही होता है ना जिसमें हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने GPCR में पढ़ा, तीनों GQ GS GI में हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व थे। अब हमारे पास बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है, इस पे बाइंडिंग के लिए हमें लाइगेंड कौन सा चाहिए, यही दो होने चाहिए, एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन, इसके अलावा कोई भी बाइंड नहीं कर सकता। अब हमारे पास ये रिसेप्टर है बीटा एडिक्नेटिव रिसेप्टर, इसमें हमारे पास हार्मोन आके बाइंड किया विच इज़ द एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन। जब बाइंड किया तो इसे GS प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। लास्ट में हमने GS का मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरह पढ़ा। GS प्रोटीन को एक्टिवेट किया तो क्या हुआ, एडिनाइल साइक्लेज हमारे पास स्टिमुलेट हुआ। स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, ATP साइक्लिंग AMP में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा विच आर द सेकेंडरी मैसेंजर। उसके बाद क्या करेगा, ट्रिगर द ओपनिंग ऑफ चैनल्स ओपन होंगे और हमारे पास क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स एंड डीपोलराइजेशन होगा। अब इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे, डीपोलराइजेशन की वजह से हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। अब आपसे कोई पूछे कि बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर किस तरह वर्क करते हैं और वो क्या करते हैं, इफेक्ट शो करते हैं। बीटा एड्रिनर्जिक अगर स्टिमुलेट हो जाए तो वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। और वो स्टिमुलेट कैसे होंगे, दो हार्मोन की वजह से, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। उनका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है, कौन सी प्रोटीन को फॉलो करते हैं, GS प्रोटीन को फॉलो करते हैं। अब अगर इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई हार्ट डिजीज़, अगर ये इस तरह की केस है तो हम एंटागनिस्ट यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, जो इस सारे मैकेनिज्म को क्रॉस कर देंगी, इस सारे मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देंगी, तो हमारे पास BP नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा। अब हम स्टडी करेंगे रिसेप्टर की थर्ड टाइप विच इज़ द टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। इसको हम एंजाइम लिंक रिसेप्टर भी कहते हैं, इसको हम काइनेज लिंक रिसेप्टर भी कहते हैं। काइनेज हम एंजाइम के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, और एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्यों कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, वो भी हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर थे। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, वो भी ट्रांसमेम्ब्रेन थे, ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन है। इस पे हमारे पास किस तरह के जो हमारे पास लाइगेंड है वो आके बाइंड कर सकता है, मोस्टली पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं वो इस पे आगे बाइंड करते हैं। पेप्टाइड हार्मोन किस तरह वर्क करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स के पाथवे को फॉलो करते हुए अपना इफेक्ट शो करते हैं। ग्रोथ फैक्टर हो गया, एपिडर्मल हो गया, ग्लूकागोन हो गया, इंसुलिन हो गया, इंसुलिन भी इसी रिसेप्टर के थ्रू अपना वर्क शो करता है। सोमेटोस्टैटिक, ये सारे इसी रिसेप्टर के थ्रू अपना वर्क शो करते हैं। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमारे पास रिसेप्टर है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइड है और ये हमारे पास इंट्रा सेलुलर अफेक्टर साइड है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अफेक्टर साइड है वहाँ पे हमारे पास टायरोसिन एंजाइम लिंक्ड है और ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों साइड्स सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट है, डी अटैच प्रेजेंट है। अभी कोई भी ड्रग लाइगेंड कुछ भी आगे बाइंड किया, ये इसी फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब फॉर एग्जांपल कोई ड्रग या लाइगेंड इनमें से आगे बाइंड कर जाता है तो कैसे काम करेंगी वो हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि टायरोसिन काइनेज, यहाँ पे हमारे पास टायरोसिन एंजाइम यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब ये लाइगेंड है, लाइगेंड आके यहाँ पे बाइंड किया तो क्या होगा, यहाँ पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाएगी। व्हाट इज़ द फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन इज दैट एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद ऑटोफॉस्फोराइलेशन ट्रिगर करेगी फर्दर फॉस्फोराइलेशन को। फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अटैचमेंट होगी, फॉस्फोराइलेशन हुई तो ये दोनों जो टायरोसिन के मॉलिक्यूल थे आपस में अटैच हो गए उन्होंने क्या बना दिया, डाइमर, ये डाइमर बना दिया। सेपरेशन ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, यहाँ पे प्रोटीन की सब यूनिट्स की सेपरेशन भी होगी। यहाँ पे प्रोटीन्स के सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, उनकी डी अटैचमेंट होगी, वो सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉस्फोकाइनेज A प्रेजेंट था, फॉस्फोकाइनेज C प्रेजेंट था। अगर फॉस्फोकाइनेज A प्रेजेंट हुआ तो हमारे पास GI का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फॉस्फोकाइनेज C प्रेजेंट हुआ तो हमारे पास GI का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आगे से फर्दर ये G प्रोटीन की प्रोसेस को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। कन्फर्मेशनल चेंजेस आपने देखा कि आया, पहले ये मोनोमर की फॉर्म में थे, जब फॉस्फोराइलेशन हुई तो क्या हुआ, टायरोसिन जो हमारे पास एंजाइम था आपस में लिंक कर गया फॉस्फोराइलेशन की वजह से और ये क्या बन गया, डाइमर बन गया। फिर ये डाइमर बनने के बाद उसके बाद अपना ये जो भी प्रोटीन सेपरेट होगी उसके बाद जी प्रोटीन का जो भी पाथवे फॉलो करेंगे रादर कि वो फॉस्फोकाइनेज A वाला हो या C वाला हो, उसके बाद ये अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे विच इज़ सेल ग्रोथ हो सकती है और मेटाबॉलिज्म हो सकता है। अब अगर आपसे कोई MCQ में पूछ ले
कि जो टायरोसिन काइनेज जो रिसेप्टर थे, इन पे हमारे पास कौन सी चीज़ें आके बाइंड करती हैं, लाइगेंड कौन से टाइप के बाइंड करते हैं, तो पेप्टाइड हार्मोन्स बाइंड करते हैं। इंसुलिन भी इसी रिसेप्टर के थ्रू इसी तरह वर्क करती है। अब हम फोर्थ वन देखते हैं, विच इज़ द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इसे हम न्यूक्लियर रिसेप्टर भी कहते हैं। इसकी रीज़न भी हम देख लेते हैं। जो लास्ट 3 हमने रिसेप्टर पढ़े वो हमारे पास कौन से रिसेप्टर थे, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर थे। लेकिन ये हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर नहीं है, ये हमारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, बिकॉज ये रिसेप्टर हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट क्यों है, वो जो सारे रिसेप्टर थे वो उनके लिए थे अगर हमारे पास लाइगेंड वाटर सोल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है, वो इस कैपेबल ही नहीं है कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो लाइगेंड है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स है। स्टेरॉयड हार्मोन्स आपको पता है लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं, मेम्ब्रेन्स भी लिपोफिलिक होती हैं, तो ये इजीली क्रॉस करके अपने रिसेप्टर तक चले जाएंगे। जब रिसेप्टर के अंदर जाएंगे तो ये क्या वर्क करते हैं, ये जीन एक्सप्रेशन की ऑल्टरेशन का काम करते हैं, ये ट्रांसलेशन करवाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन्स बनती हैं ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, ये प्रोटीन्स को बना भी सकते हैं और प्रोटीन्स को इनहिबिट भी करवा सकते हैं। प्रोटीन्स बनाना, इनहिबिट करवाना, जीन एक्सप्रेशन को चेंज करवाना, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारे इन इसी रिसेप्टर का काम है, यही रिसेप्टर काम करता है। और ये रिसेप्टर हमारे पास प्रोलॉन्ग इफेक्ट शो करता है, डेज और टू डेज में हमारे पास ये इफेक्ट शो करता है। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम रिसेप्टर की टाइप बढ़ते जाएंगे रिसेप्टर लेजी होते जाएंगे। फर्स्ट रिसेप्टर हमारे पास फ्यू मिली सेकेंड्स में शो कर रहा था, जो सेकंड हमारे पास टाइप थी GPCR, वो हमारे पास सेकेंड्स टू मिनट में शो कर रहे थे। और जो हमारे पास टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर थे ये हमारे पास मिनट्स टू आवर में शो कर रहे थे, और ये आवर्स टू डेज में हमारे पास रिस्पॉन्स शो करेंगे। प्रोलॉन्ग होता जाएगा, रिसेप्टर लेजी होते जाएंगे। ये हमने चारों रिसेप्टर की टाइप्स पढ़ ली, उसकी एग्जाम्पल से भी हमने इसको अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे।